सबसे पहले खबर गोवा से 25 मौत के मुजरिम लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर 42 कंपनियां खोल रखी थी। आखिर दोनों भाइयों को भारत लाने में कहां फंस रहा है पेच? कौन होगा यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष? 48 घंटे के बाद जवाब मिल जाएगा। एनडीए सांसदों से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मंत्र दिया? यूपी के कफ सिरप रैकेट में क्या है नए खुलासे? दिल्ली से बिहार तक कैसे गर्जा पीला पंजा? कैसे महाराष्ट्र से राजस्थान तक तेंदुए की दहशत? हर बड़ी खबर धुआंधार अंदाज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत ओडिशा से आ रही बड़ी खबर के साथ। गोवा नाइट क्लब जैसी आग ओडिशा के भुवनेश्वर में भी एक नाइट क्लब में लगी है। भुवनेश्वर के फतेहविहार इलाके में एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मी आग को काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरे इलाके में आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर लोगों में दहशत फैली हुई है। आपको बता दें, आग से नाइट क्लब जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। इससे पहले 6 और 7 दिसंबर की रात को गोवा के आरपोरा में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी और क्लब के मालिक आग लगने के बाद थाईलैंड फरार हो गए थे, जिन्हें अब थाई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जल्द ही उन्हें भारत लाने की तैयारी हो रही है। सवाल यह है कि गोवा में इतने बड़े हादसे के बाद भी क्या देश के अलग अलग शहरों में बने नाइट क्लब्स में लापरवाही बरती जा रही है? भुवनेश्वर में आग अगर रात में लगती, जब लोग वहां मौजूद होते, तो गोवा जैसा बड़ा हादसा हो सकता था। अभी भी शहर शहर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। अभी भी ये जो नाइट क्लब हैं वो कितनी मनमानी कर रहे हैं और सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर रहे हैं। ये ओडिशा से आई इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो गोवा में हुआ और उसके बाद अब ये भुवनेश्वर की तस्वीर, इस वक्त तो तमाम राज्य सरकारों को और राज्य के प्रशासनों को इस तरीके के जितने नाइट क्लब्स हैं उसकी एक बार ऑडिट करवा लेनी चाहिए। फायर ऑडिट क्या ये नाइट क्लब्स करवाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, परिस्थिति क्या है? कितने लोगों को इफेक्ट की है इस आग में? जी मीनाक्षी, देखिए गोवा की आग की लपटों की चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं हुई होगी कि भुवनेश्वर के इस क्लब में आग लग गई और इतनी भीषण आग लगी है कि 2-2 किलोमीटर दूर से ये आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ये इतनी भीषण आग है कि आसपास के जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर आग लगी है उसके जस्ट नीचे फर्नीचरों की दुकान भी है, तो फर्नीचर शॉप में भी ये आग फैलने का खतरा बना हुआ था। रात को अगर ये स्थिति होती तो नुकसान ज्यादा हो पाता था, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि दिन में ये घटना हुई है और दिन में अगर आग लगी है तो कितनी बड़ी लापरवाही समझी जा सकती है। बहरहाल पास में फायर स्टेशन था, इसीलिए दमकल कर्मियों को ज्यादा समय नहीं लगा। 8:50 को ये आग लगी और लगभग 9:30 के अंदर दमकल कर्मी जो है वो मौके पर पहुंच गए। इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया और वहां के आसपास के जो भी लोग थे उन्हें दूर ही रहने को कहा गया। आग की लपटें अभी भी शांत नहीं हुई है, धुआं लगातार। लेकिन राहत की बात यह है कि ये रात में आग नहीं लगी, दिन का वक्त था, लोग वहां मौजूद नहीं थे, वरना गोवा जैसा हादसा हो सकता था, गोवा जैसी जाने जा सकती थी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात गोवा के नाइट क्लब में जिंदा जले 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अग्निकांड के फौरन बाद क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में पकड़ लिया गया है और उन्हें भारत लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच लूथरा ब्रदर्स से जुड़ा हुआ एक और खुलासा जांच में ये सामने आया है कि दोनों भाई मिलकर बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड भी कर रहे थे। लूथरा ब्रदर्स के दिल्ली में एक ही पते पर 42 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनी से सौरभ और गौरव लूथरा डायरेक्टर हैं, वहीं कुछ कंपनियों में बिजनेस पार्टनर्स हैं। इनमें से कई कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है, ना कोई ऑपरेशनल ट्रैक है, ना ही कोई वेबसाइट है, कोई एक्टिविटी और कोई लीगल बिजनेस पता भी नहीं है। सूत्रों की माने तो रोमियो लेन नाइट क्लब से लूथरा ब्रदर्स को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी, जिसमें काफी मात्रा में ब्लैक मनी भी आ रही थी। और इसी काले धन को सफेद करने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने 2590 ग्राउंड फ्लोर हडसन लाइन उत्तर पश्चिम दिल्ली के पते में ये 42 शेल कंपनियां खोल रखी थी। इस अग्निकांड के बाद फरार हुए लूथरा ब्रदर्स अब शिकंजे में हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद दोनों भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गौरव और सौरभ लूथरा की भारत वापसी में अभी समय लग सकता है।
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट में पकड़ा गया है, लेकिन भारत लाने की प्रक्रिया फौरन संभव नहीं है। सूत्रों की माने तो देरी की सबसे बड़ी वजह उनका पासपोर्ट रद्द होना है। लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद अब उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सिर्फ भारतीय एम्बेसी ही जारी कर सकती है। पासपोर्ट रद्द होने के चलते दोनों को अब बैंकॉक ले जाया गया है, जहां इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही उनकी भारत वापसी संभव हो पाएगी। अगर आज इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो देर रात तक दोनों को भारत लाया जा सकता है, नहीं तो थाईलैंड में वीकेंड की वजह से दोनों को भारत लाने में और भी वक्त लग सकता है। गोवा अग्निकांड के बाद बर्च क्लब के दोनों मालिक लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़ के कुछ ही घंटों में थाईलैंड फरार हो गए थे, जिन्हें अब थाईलैंड से अरेस्ट करके वापस जल्द ही भारत लाया जाएगा। लेकिन भारत आने के बाद इन दोनों भाइयों की और मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दोनों भाइयों से जुड़ी ऐसी 42 कंपनियों का खुलासा हुआ है, जिनमें से अधिकतर कंपनियां केवल कागजों में हैं और बहुत सी कंपनियों का एक ही एड्रेस है। इस समय हम मॉडल टाउन के जी ब्लॉक में मौजूद है। ये एड्रेस है G3 और इस कंपनी को देखिए आप, ये एक ऑफिस आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है। इस ऑफिस को बंद कर दिया है, ना यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉय नज़र आ रहा होगा, ना ही कोई यहाँ पे रिसेप्शन में बैठा हुआ है। सारे एम्प्लॉय जो हैं वो अब डर के भाग चुके हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा किस तरीके का हो रहा था आप ये देखिए। एक पहली नेम प्लेट यहाँ पे लगी है BGS हॉस्पिटैलिटी नोएडा LLP की। फिर दूसरी तरफ अगर हम बाई तरफ देखें तो दूसरी नेम प्लेट लगी है GS फूड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की। लेकिन अब आप ये फर्जीवाड़ी की तस्वीर देखिए कि तीसरी बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी गोवा आरपोरा LLP, इसी कंपनी के नाम से बर्च बाय रोमियो भी लिस्टेड था, यानी वो क्लब जहां आग लगी। उसके बाद एक डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने कुछ कागज़ फेंके हुए हैं। ये बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी के GST नंबर, ईमेल ID हैं। केवल अब यही चीज़ यहाँ बची है। जब दोनों लूथरा ब्रदर्स अब भारत आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट घोटाला कर रहे थे इन 42 कंपनियों के माध्यम से, क्योंकि होटल और हॉस्पिटैलिटी के कुछ क्लब चलाने के लिए उन्हें इन 42 कंपनियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब इस तरीके की शेल कंपनियां सामने आती हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए सवाल भी उठते हैं। अब लूथरा ब्रदर्स पर बर्च बाय रोमियो लेन की आग के साथ साथ इन 42 कंपनियों की भी जांच होगी। वहीं गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता ने पुलिस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अजय गुप्ता ने पुलिस को बताया है कि पब में जिस वक्त आग लगी उस समय दोनों लूथरा भाई शादी में शामिल थे। ये शादी दिल्ली में थी। परिवार के लोग भी शादी समारोह में मौजूद थे। आग लगने के बाद दोनों ने तुरंत भागने की प्लानिंग बनाई। वहीं अजय गुप्ता आग लगने के समय गोवा में मौजूद था, लेकिन घटनास्थल पर नहीं था। रविवार की सुबह वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा और लाजपत नगर के एक अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराया, जहां से गोवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लूथरा ब्रदर्स के खूनी नाइट क्लब को लेकर हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के स्टाफ पर अब कस्टमर्स के साथ मारपीट, बदतमीजी करने का भी आरोप लग रहा है। बाउंसर्स और मैनेजर की बदतमीजियों का शिकार लड़की ने बताया है कि गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब में आने वाले लोगों के साथ मारपीट और बदतमीजी की जाती है। उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा पाता है। मेरी बहन थी, हमारे और भी मेरे कज़न्स थे, हम लोग 13 लोग थे और उनकी शादी होने वाली, उनके बैचलर के लिए गए थे हम लोग। वहाँ पे एक बीच में चेयर रखी थी रास्ते में, हैवी सी चेयर, गार्ड बड़ी टाइप की चेयर थी, सोफा इश था। तो उसको पैर से मेरे कज़न ने साइड कर दिया और उसको वहीं लगा दिया जहाँ पे उसका जगह था। इतने पे मैनेजर आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा फर्नीचर डैमेज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपको पहले ही हमें बाहर निकाल देना चाहिए था, आपकी औकात क्या, आप लोग आते हो, ये करते हो, वो करते हो। और मेरे भाई ने बोला सर आप आराम से बात कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप हमसे आराम से बात कीजिए।
लेकिन इतने पे उसने उनका कॉलर पकड़ लिया और बदतमीज़ी और गलत तरीके से बात करना शुरू कर दी। और जब हमने उनको छुड़ाया, बोला कि सॉरी वगैरह बोला और वहाँ से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने बाउंसर्स को बुला लिया, जो उनका 25 लोगों का बाउंसर का वो पूरा जो वहाँ सिक्योरिटी थी सबको बुला लिया और वो चेस करके हम पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। और जब चेस करके हाथ उठाना, मेरे भाइयों पे हाथ उठाया और हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना ऊपर नीचे है कि वहाँ से निकलना टफ है। मतलब 19 ईयर 20 ईयर ओल्ड बॉयज़, रोमियो लेन वैगटोर, तो वहाँ से निकलना इतना टफ था कि हम लोग भाग रहे थे और वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे और ग्रुप बना बना के लोगों को हिट कर रहे थे। मेरी बहन को चेस्ट पे हिट किया, मारा, धक्का इतनी ज़ोर से दिया, सीढ़ी से वो नीचे गिर गई थी और उसके सर में चोट लगने वाली थी। थैंक गॉड वहाँ पे मेरे भाई खड़ा था, उसने बचा लिया उसको। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, बताइए अभी और कितने काले चिट्ठे खुलना बाकी हैं इस क्लब में? पहले से बदतमीजी होती आई है, कस्टमर्स के साथ बदसलूकी और मारपीट होती आई है और अब तो जानकारी मिल रही है कि 42 शेल कंपनियां लूथरा ब्रदर्स ने बनाई थी। देखिए बिल्कुल प्राची, आप ये देखें कि जो क्लब चलाया जा रहा था उसके पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, एनओसी नहीं थी। लूथरा ब्रदर्स जो इस पूरे क्लब को ऑपरेट कर रहे थे, उनके पास 42 कंपनियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें कितनी फर्जी हैं, कितनी शेल कंपनियां हैं, ये एक जांच का विषय है। इसके अलावा उन कंपनियों का कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ कागजी तौर पर वो कंपनियां थी बताया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां का स्टाफ था वो लगातार बदतमीजी करता था, बाउंसर जो है मारपीट करते थे कस्टमर्स के साथ। ये तमाम बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। हालांकि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब गोवा पुलिस और गोवा का जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो लाशें निकाल रहे थे लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब से, तो उस दौरान लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो भारतीय एजेंसियों से, गोवा पुलिस से भागने की फिराक में थे और 1:17 पर टिकट बुक करके सुबह 5:30 की फ्लाइट से माफ कीजिएगा फुकेट की तरफ रवाना हो गए। हालांकि ये गोवा पुलिस की मुस्तैदी थी कि समय रहते जो है उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और अब उनको जो है थाईलैंड में डिटेन भी कर लिया गया, डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बताया जा रहा है कि बैंकॉक में इस वक्त दोनों भाइयों को रखा गया। दरअसल बैंकॉक में रखने का रीजन ये है कि जो भारतीय एम्बेसी है, भारतीय उच्चायोग है, वो बैंकॉक में है, क्योंकि उन दोनों के पासपोर्ट जो हैं वो सस्पेंड किए जा चुके हैं और ऐसे में अगर विदेश में किसी भारतीय का जो पासपोर्ट है वो सस्पेंड किया जाता है तो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो एम्बेसी बना के देती है, भारतीय एम्बेसी बनाकर देती है और उसको उसके प्रोसेस में जो है तमाम अधिकारी लगे हैं, भारतीय अधिकारी जो हैं उसमें लगे हैं। दरअसल शनिवार और इतवार जो है वो एम्बेसी बंद होती है, वीकेंड का समय है। थाईलैंड में भी जो है अपने कुछ नियम है तो उनको भी फॉलो करना है। वहां का जो ट्रीटी है हमारा, उसको, उनके तमाम नियमों को फॉलो करेगी एजेंसी, भारतीय एजेंसी से जुड़े अधिकारी हो या फिर थाईलैंड गवर्नमेंट हो। वो 25 लोगों जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके घर वाले सिर्फ अभी ये चाहते होंगे कि जल्द से जल्द इनका डिपोर्टेशन हो, ये भारत आए और कानून इन्हें सजा दे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी में बात उत्तर प्रदेश बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कल नए अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया होगी। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में इस दौरान बीजेपी महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की निगरानी में होगा। अभी यूपी बीजेपी की कमान भूपेंद्र चौधरी के पास है, लेकिन बीजेपी 2027 से पहले नेतृत्व में परिवर्तन करना चाहती है। चुनाव को देखते हुए किसी ओबीसी चेहरे को यूपी में पार्टी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए साध्वी निरंजन ज्योति, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा के नाम की चर्चा की जा रही है, लेकिन देखना यही है कि 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष की निगरानी में लड़ा गया था। क्या इस बार भी ओबीसी अध्यक्ष ही बनाया जाएगा या किसी सवर्ण को मौका दिया जाएगा या किसी ऐसे चेहरे को मौका दिया जाएगा जो दिल्ली और यूपी के बीच के रास्ते को सुगम बना सके? रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या जानकारी है, कौन से नाम है जिनकी जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जिनके नाम की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इन्हें कमान मिल सकती है यूपी में बीजेपी की? बीजेपी में आप भी जानती हैं कि कौन क्या बनेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक चर्चा की बात है, अटकलों की बात है, तो पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। वो कुर्मी नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, वो महाराजगंज से और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो बड़ा ओबीसी चेहरा बीजेपी का है और ऐसा माना जा रहा है कि जो अखिलेश यादव पीडीएफ फार्मूला लेके आए हैं
और अभी लोकसभा चुनाव में उनको कामयाबी भी मिली उस फॉर्मूले से, उसका जवाब बीजेपी पंकज चौधरी या कोई भी ओबीसी नेता प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे आगे तो पंकज चौधरी का नाम है, उसके बाद और यूपी में अगर आप बात करेंगी तो वो कुर्मी हैं और 3 कुर्मी अध्यक्ष पहले हो चुके हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह हुए थे, फिर विनय कटियार हुए थे, फिर स्वतंत्र देव सिंह हुए थे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये चौथे कुर्मी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और जो कास्ट इक्वेशन है यूपी में ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो यादव और कुर्मी सबसे ज़्यादा हैं ओबीसी में। तो ऐसे में बीजेपी चुनाव में जाने के पहले सारे अपने जो चीज़ें हैं उनको फिक्स करना चाहती है, जो जातियाँ हैं उसका समीकरण ठीक करना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा नाम बीएल वर्मा का आ रहा है, फिर धनपाल सिंह है, साध्वी निरंजन ज्योति पिछले दिनों जेपी नड्डा से मिली थी, उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, उनका नाम भी चलने लगा। और आपको भी पता है यहाँ जैसे कहा जाता है कि जिसका नाम कटवाना हो उसका नाम अगर ज्यादा चलने लगता है तो नाम कट जाता है। तब तो रुचि हम आपसे ये कहेंगे चलिए और नामों पर चर्चा नहीं करते, पता नहीं हमारे आपके किनका नाम ले लेने से उनका नाम कट जाए। बड़ी खबर लखनऊ से एक और आ रही है, बड़ी खबर आपको दे दी। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सरकारी आवास में एक फ्रॉड पहुंच गया, पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट किया। आरोपी का नाम दशरथ पाल है, वो नोएडा का रहने वाला है, खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बता रहा था। आरोपी दशरथ पाल पर नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगा है। लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर तक दशरथ पाल पहुंच गया, ये पहुंचा कैसे, ये बड़ा सवाल है रुचि, और फिर ये पकड़ में कैसे आया, इस पर जानकारी दें। देखिए, दशरथ पाल जो है, पुलिस का ये कहना है कि बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार कार्ड लिए हुए हैं। इसके पास से एक विजिटिंग कार्ड भी मिला है जिसमें बुलंदशहर का बीजेपी का पदाधिकारी अपने को इसने लिखा है। बीजेपी ने जब पुलिस ने वहाँ चेक किया बुलंदशहर, अनूप शहर में, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी पदाधिकारी बीजेपी का नहीं निकला। तो एक कार्ड नहीं है, दशरथ पाल ही नहीं है। अब आप देखिए, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की है कि एक आदमी है जो वीरेंद्र सचदेवा करके उसने अपना प्रोफाइल बनाया है और फोटो वीरेंद्र सचदेवा की लगाई हुई है। तो इस तरह से कई जगह ये फ्रॉड कर चुका है, ऐसा पुलिस को शक है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है। कल ये केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पहुँचा था और वहाँ पे कुछ लोगों को ये संदिग्ध लगा, तो जब इससे पूछताछ हुई तो लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। पुलिस बुलाई गई, पुलिस इसको पकड़ के ले गई है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इसने कहाँ कहाँ फ्रॉड किया है, किसका किसका नाम इस्तेमाल किया है। फिलहाल पूछताछ जारी है और जितने आधार मिले हैं अलग अलग नाम से, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। मीनाक्षी, शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर यूपी के भदोही से ही आ रही है। भदोही में दिन दहाड़े एक शख्स की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई है। प्रधान के खिलाफ शिकायत करने पर प्रधान के गुर्गों ने कार चढ़ा दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कार सवार आते हैं और सीधे शिकायतकर्ता पर कार चढ़ा देते हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रधान के गुर्गों ने जिसकी हत्या की है वो क्लिनिक चलाते थे। उन्होंने ग्राम प्रधान मनीष यादव और उनके परिवार पर अवैध खनन समेत कई शिकायतें की थी। इसी बात से प्रधान गुस्सा था और अपने गुर्गों से शिकायतकर्ता की हत्या करा दी। फिलहाल पुलिस ने प्रधान समेत परिवार के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। अभी में अब खबर मौत के कफ सिरप पर यूपी में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। यूपी में आज ईडी की टीम आरोपियों के ठिकानों पर सुबह से ही ताबड़तोड़ रेड कर रही है। आरोपी शुभम जायसवाल, आलोक सिंह और अमित सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी की टीम लखनऊ से लेकर वाराणसी और जौनपुर तक छापे मार रही है। इतना ही नहीं, यूपी से बाहर झारखंड और गुजरात में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। मौत की कफ सिरप के मामले में योगी सरकार सख्त है और पिछले 2 महीने में यूपी के अलग अलग जिलों से 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। अतुल भाटिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मौत की कफ सिरप पर ईडी का एक्शन जारी है। अभी तक ईडी कितनी जानकारी जुटा पाई है अतुल इन तमाम रेड से? देखिए मीनाक्षी, आज सुबह से जो लगभग 25 ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। खबर इसके अंदर यह है कि ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की है और ये जो एफआईआर है
वो जो यूपी पुलिस ने जो 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी उसको आधार बनाकर ईडी ने ये ईसीआईआर दर्ज की है। तो 25 से ज्यादा ठिकानों पर सुबह 6 बजे से रेड चल रही है। शुभम जायसवाल और उसके जो सहयोगी थे उन सबके ठिकानों पर जो ईडी है वो इस समय रेड्स कर रही है। ईडी की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये पूरा जो मामला है उसके अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपया जो अवैध है वो शामिल है। और शुभम जायसवाल जो ईडी के मुताबिक वो दुबई भाग चुका है उसके लिए, क्योंकि अब सेंट्रल एजेंसी ईडी इस पूरे मामले के अंदर आ चुकी है, तो निश्चित रूप से उसको भी हिंदुस्तान लाने की कोशिश ईडी की तरफ से रहेगी। तो ईडी को कई फर्जी पते और फर्जी एड्रेस ऐसे मिले हैं जिस पर भी कई कंपनियां जो रजिस्टर्ड थी। तो अब जब ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शुभम जायसवाल जो ईडी के टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना है कि शुभम जायसवाल के कैसे हिंदुस्तान लाना है इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। शुभम जायसवाल के पिता को पहले ही जो यूपी पुलिस है वो अरेस्ट कर चुकी है। 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी यूपी पुलिस कर चुकी है। 30 से ज्यादा एफआईआर यूपी पुलिस ने की थी और अब जब ईडी इसी को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की है तो कई और जानकारियां और किस तरीके से पूरा इसमें अवैध लेन देन शामिल था इसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी। कैसे मनी ट्रेल पूरा चल रहा था वो तमाम चीजें हैं जिसकी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब जब ईसीआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज हुई है जिसके बाद सुबह से ये पूरी रेड चल रही है और इसके बाद आज शाम तक खुलासा हो सकता है कि आखिर किस तरीके का बिल्कुल कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है और कितने सफेदपोश हैं जिनके चेहरे से नकाब उतरेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। इधर यूपी में मौत की कफ सिरप के मामले में योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। कफ सिरप केस में यूपी में पहली बार एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने और मकड़जाल को नेस्तनाबूद करने को लेकर यह बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने कोडेन युक्त कफ सिरप और नार्कोटिक श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी है। 60 दिन में 51 जिलों में 332 फर्मों में रेड की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। यूपी के सभी 75 जिलों में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की पहचान की जा रही है। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, बुलंदशहर, सहारनपुर, बांदा की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस घर घर जाकर पूछताछ कर रही है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, बुलंदशहर, सहारनपुर और बांदा की ये तस्वीर आप देखें। दिन के उजाले में ऑपरेशन शुद्धिकरण और रात के अंधेरे में ऑपरेशन टॉर्च लगातार चल रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर पुलिस की टीम वेरिफिकेशन कर रही है। एक एक के नाम की पड़ताल की जा रही है। क्या उनके पास आधार कार्ड है, क्या उनके पास राशन कार्ड है, क्या उनके पहचान पत्र से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज उनके पास है या नहीं, ये समझने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग किसी भी तरीके का दस्तावेज दिखाने में नाकाम साबित होते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही है, जहां एक रेत के कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने रेत कारोबारी के सिर पर गोली मारी है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि बदमाश कारोबारी को रोकते हैं और फिर कनपट्टी में सटाकर फायर कर देते हैं। हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोग शव को सड़क पर रखकर जाम लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया है। गोली मारने वाले की पहचान इलाके के कुख्यात अपराधी आशु विश्वकर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आप तस्वीर भी देखिए, दिन का उजाला है, चलती हुई रोड है, वाहन गुजर रहे हैं और इसी सड़क के किनारे ये दहशत वाली तस्वीर देखने को मिलती है। दो लोग हैं, उनमें आपस में मारपीट होने लगती है और फिर गोली की आवाज अचानक से सुनाई पड़ती है। कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी जाती है, जिसके बाद अब मृतक के परिजनों में और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। शव को रखकर जाम भी लगा दिया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर ये जो आरोपी है इसे पकड़ लिया जाएगा।